बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। कैसे हो जाने मन, ठीक हो। इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट का एक्सरसाइज पूरा का पूरा करवाएंगे। हम इसके करेंगे एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। देखिए, इस चैप्टर की ऑलरेडी टॉपिक वाइज वीडियो मैंने बनाई हुई है। देख लें, आपको ये प्लेलिस्ट दिख रहा है ना, ये प्लेलिस्ट है इस चैप्टर का। अगर आपने सिर्फ करना ये है कि आपने मेरे चैनल पर विजिट करना है। चैनल पर विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाने के बाद आपको एसिड बेस एंड साल्ट नामी एक प्लेलिस्ट से आपको ये वीडियोस, आप उस पर क्लिक कर लोगे। एसिड बेस एंड साल्ट का जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करोगे, आपको ये सारी वीडियोस आ जाएंगी। अच्छा, ये वीडियो मैंने आपको ये प्रोसेस इसलिए समझाया क्योंकि अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो या 10th के, मैंने सारी की सारी केमिस्ट्री एक्सप्लेन की हुई है। बस सिर्फ आपने जाना है वहाँ से अपना ज़रूरत का अपने ज़रूरत वाला, अपने क्या कहते हैं उसे, अपने आप को जो जिस चैप्टर में मसला है उस चैप्टर के प्लेलिस्ट में आपने जाना है। उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको उस चैप्टर की सारी वीडियोस आ जाएंगी। फिर आपको जिस भी टॉपिक में मसला हो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर तब भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। हम किस लिए हैं? आपकी खिदमत के लिए ही तो है ना। चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज से। The first MCQs is according to Arrhenius concept, which of the following is not an acid? देखिए, आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट था, इसके मुताबिक एसिड ऐसे स्पीशीज होते हैं जो H प्लस आयन डोनेट कर सकते हैं एक्वस सोल्यूशन में। सो हम HCl, H2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड एंड HNO3 दिए गए हैं। सो आप देख ले ऑप्शन A, B और D, इन तीनों में हाइड्रोजन मौजूद है एंड ऑल ऑफ 3 कैन डोनेट H प्लस आयन। हाउएवर CO2 जो है, CO2 इट इज अ लेविस एसिड। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है। सो इट इज अ लेविस एसिड। इट इज एन एसिड बट अ लेविस एसिड। सो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट वाला एसिड नहीं है। आर्हीनियस इस तरह के एसिड को डिफाइन नहीं कर सकता। द एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 2, AlCl3 इज एन एसिड अकॉर्डिंग टू एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये एक एसिड है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट? लेविस कॉन्सेप्ट। क्योंकि आर्हीनियस और ब्रोंस्टेड एंड लोरे जो है वो एसिड्स को H प्लस आयन प्रोटॉन से डिफाइन करते हैं, जबकि लेविस एसिड्स को इलेक्ट्रॉन पेयर से डिफाइन करता है। एसिड्स वो स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। AlCl3 is a Lewis acid. MCQ number 2, the correct option is option C. अच्छा, MCQ number 3, which of the following is a Lewis base? Lewis base ऐसे स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, या नेगेटिवली चार्ज आयंस। जो नेगेटिव चार्ज आयन होता है वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। सो नेगेटिवली चार्ज आयन आल्सो कैन एक्ट एज अ लेविस बेस। HCl is an acid, AlCl3 is an acid, BF3 is an acid, F minus आयन। फ्लोराइड पर जो नेगेटिव चार्ज है इट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। सो एमसीक्यूज नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। अच्छा, F minus। एमसीक्यूज नंबर 4, a neutral solution has a pH of 7, of course। MCQ नंबर 4, वाटर हमारे पास न्यूट्रल है, इसका pH 7 है और न्यूट्रल सोल्यूशन का हमारे पास pH 7 होता है। MCQ नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। MCQ नंबर 5, MCQ नंबर 5 में हमें क्या कहा गया है कि द pOH ऑफ 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, हमें pOH फाइंड करना है 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ HNO3। सिंपल है, HNO3 is a strong acid. It will completely dissociate into H plus ion and NO3 minus ion. It is a strong acid, so it will completely dissociate. अगर इसकी 0.001 मोल कंसंट्रेशन है तो इसकी भी 0.001 मोल होगी और इसकी भी 0.001 मोल होगी। हमें यहाँ से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता चल गई, वो है 0.001 मोल। इसको अगर हम 10 की पावर में लिखते हैं तो 1 इस तरफ शिफ्ट करके 1 2 3 राइट हैंड साइड पे हम शिफ्ट करें 10 पावर -3। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास 10 पावर -3 हो गई। अच्छा, टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड पे नेगेटिव लॉग लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10 पावर -3 है। यहाँ पर log ऑफ m पावर n वाला फार्मूला यूज होगा n log m।
सही है, मतलब पावर को हम log से पहले लिख लेंगे। हमारे पास आ जाएगा एंड नेगेटिव log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH विच इज इक्वल्स टू यहाँ पर -3 इंटू नेगेटिव log 10। log ऑफ 10 हमारे पास 1 के बराबर है, सो log ऑफ 10 की जगह हम 1 लिख लेंगे और -3 यहाँ पे लिख लेंगे। -3 इंटू -3 माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, सो -3 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल्स टू +3। हमारे पास आ गया pH इज इक्वल्स टू +3। अच्छा, हमारे पास एक फार्मूला है pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। pH हमारे पास यहाँ पे 3 है एंड POH को हमने फाइंड करना है इज इक्वल्स टू 14। इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये उस साइड पे जब इक्वेशन के साइड जाएगा तो नेगेटिव में होगा। POH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 11। द करेक्ट ऑप्शन इज 11। MCQs नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है, MCQs नंबर 5 द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C 11। ये हमने यहाँ पे प्रूव किया। MCQs नंबर 6, a strong base in a weak acid reacts। जब भी हमारे पास strong acid, MCQs नंबर 6, जब भी हमारे पास strong base और weak acid react करेंगे तो हमारे पास basic salts, हमारे पास strong base है ना, तो basic salt बनेगा और हमारे पास water बनेगा। So the correct option is basic salt and water। MCQs नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन B। MCQs नंबर 7, ammonia NH3 is a base according to, of course NH3 के पास lone pair of electron है, it can donate a lone pair of electron, so it is an base according to Lewis। On the other hand, ammonia can एक्सेप्ट H प्लस आयन, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस आयन को दे देगा, NH4 प्लस बना लेगा। सो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, सो इट इज अ बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लेवरी कॉन्सेप्ट। सो अमोनिया बेस है अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट एंड अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लेवरी कॉन्सेप्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन D, बोथ B and C। MCQ number 7, both B and C is the correct option। both B and C, which is option D। option D is the correct option। अच्छा, which of the following is a basic salt? basic salt हमारे पास वो salt होता है जिसमें partial replacement of hydroxyl ion होती है। let's suppose lead PbOH2 है हमारे पास, तो जब अगर ये PbCl2 बन गया तो ये completely replacement हो गई, लेकिन अब ये हमारे पास बेसिक साल्ट नहीं है, PbCl2 हमारे पास बेसिक साल्ट नहीं है। अब पार्शियल रिप्लेसमेंट में ये होगा कि ये एक OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से और ये दूसरा OH रह जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेसिक साल्ट जिसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है OH आइंस की। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ MCQs 8 इज ऑप्शन C। MCQs नंबर 9, which of the following are soluble, MCQs नंबर 9, the bases which are soluble in water are called। सो ऐसे बेसिस जो वाटर में soluble होते हैं, such type of bases are called alkalis। इस तरह के बेसिस को हम alkalis कहते हैं। सो MCQs नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन C। MCQs नंबर 10, एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड्स आर, हमें HNO3 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो है हमारे पास जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, इट इज अ वीक एसिड, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। सो MCQs नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन B। MCQs नंबर 9 का भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन B है। MCQs नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन B है, अल्कलीज B ऑप्शन पे है, सही है, C पे नहीं है। MCQs नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी ऑप्शन B है, CH3COOH इज अ वीक एसिड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट, मतलब अगर हम 100 HCl मॉलिक्यूल ले लेंगे और इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, हमारे पास 100 H प्लस आयन बनेंगे और 100 Cl माइनस आयन बनेंगे। अब ये जो वीक एसिड है दे विल पार्शियली डिसोसिएट, दे विल डिसोसिएट अप टू सम एक्सटेंट, मतलब कुछ हद तक ये डिसोसिएट हो जाएंगे। लेट्स सपोज हमने 100 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड के हमने 100 मॉलिक्यूल ले लिए, तो डिपेंड्स ऑन कंडीशन कि आप किस तरह के टेम्परेचर और वो प्रोवाइड करते हो, तो इस बेस पे इसकी डिसोसिएशन होगी। लेट्स सपोज हमने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए और उस 100 में हमारे पास 60
हमारे पास CH3COO माइनस में कन्वर्ट हो गए और 60 हमारे पास H प्लस आयन में कन्वर्ट हो गए, जबकि 40 मॉलिक्यूल CH3COOH के फॉर्म में ही रहेंगे। सो टाइप वीक एसिड्स हमारे पास ऐसे एसिड्स होते हैं दैट डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे पास कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है एसिटिक एसिड। Short question number 1. When a clear solution is placed in a beaker, how can you identify it's an acid, basic or neutral? हमें कहा गया है कि हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने क्लियर सोल्यूशन डाल दिया। ये एक क्लियर सोल्यूशन है, हमें नहीं पता कि ये सोल्यूशन क्या है, ये एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। तो देखिए, इसको हम 3 मेन तरीकों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको हम pH मीटर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें पता है कि pH का स्केल आता है 0 से 14 तक, 7 पर हमारे पास न्यूट्रल होता है। तो pH मीटर से, pH पेपर से और लिटमस पेपर से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिटमस पेपर से आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है, देखिए लिटमस पेपर जो हमारे पास बिलो जो मतलब 7 होता है, 1 to below 7, इस रीजन में ये हमारे पास एसिडिक रीजन है और इस रीजन में हमारे पास लिटमस पेपर का कलर होता है रेड, जबकि 7 से अबव 14 तक यहाँ पर लिटमस पेपर का कलर होता है ब्लू। अब हमारे पास 2 तरह के लिटमस पेपर होते हैं। लिटमस पेपर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर और एक होता है हमारे पास रेड लिटमस पेपर। तो इस सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम रेड लिटमस पेपर भी इसमें डाल देंगे और ब्लू लिटमस पेपर भी इसमें डाल देंगे। अगर ये सॉल्यूशन एसिडिक हुआ तो इसमें रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ होगा। अगर ये सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक हुआ, यहाँ पे हमने दोनों लिटमस पेपर डाले हैं ना, रेड लिटमस पेपर भी डाल दिया और ब्लू लिटमस पेपर भी डाल दिया। अब अगर ये सॉल्यूशन एसिडिक हुआ तो हमारे पास रेड लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करेगा, जबकि ब्लू लिटमस पेपर हमारे पास कलर चेंज करके रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने 2 लिटमस पेपर इसमें डाले थे, एक था रेड लिटमस पेपर, एक था ब्लू लिटमस पेपर। लेकिन जब हमने इसे दोनों लिटमस पेपर यहाँ से निकाल दी तो दोनों लिटमस पेपर हमारे पास रेड थे। ब्लू ने भी अपना कलर रेड कर लिया, तो हमें पता चल गया कि ये सोल्यूशन एसिडिक है। अच्छा, अगर ये सोल्यूशन बेसिक हुआ तो इसमें लिटमस पेपर किस तरह बिहेव करेंगे? अब अगर ये सोल्यूशन बेसिक हुआ तो इसमें ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करेगा, जबकि रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मतलब हमने इसमें दोनों लिटमस पेपर डाल दिए, रेड लिटमस पेपर भी डाल दिया और ब्लू लिटमस पेपर भी डाल दिया। अब अगर हमने एक रेड लिटमस पेपर डाल दिया और एक ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया और दोनों ब्लू लिटमस पेपर निकाल दिए, मतलब ब्लू ने तो अपना कलर चेंज नहीं किया बेसिक सोल्यूशन में, लेकिन अगर इसमें रेड ने अपना कलर चेंज कर लिया ब्लू में, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये सोल्यूशन बेसिक है। अब अगर ये सोल्यूशन न्यूट्रल हुआ, तो इसमें लिटमस पेपर किस तरह बिहेव करेंगे? हमने ब्लू और रेड लिटमस पेपर इसमें डाल दिया। अगर ये सोल्यूशन न्यूट्रल हुआ तो इसमें ना रेड लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करेगा और ना ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करेगा। देखिए, हमने दोनों लिटमस पेपर इसमें डाल दिए, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। अगर हमने दोनों लिटमस पेपर, एक रेड डाला था एक ब्लू डाला लिटमस पेपर डाला था, लेकिन अगर हमने दोनों रेड निकाल दिए तो अब हमारे पास ब्लू का कलर भी रेड में कन्वर्ट हो गया, तो हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन एसिडिक है। अब अगर हमने दोनों लिटमस पेपर डाल दिए और दोनों लिटमस पेपर को एक का कलर रेड था, दूसरे का कलर ब्लू था, और हमने दोनों ब्लू लिटमस पेपर निकाल दिए इस सोल्यूशन से, तो हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन बेसिक है, क्योंकि रेड लिटमस पेपर ने भी अपना कलर चेंज करके ब्लू में कन्वर्ट कर लिया। अब
अगर हमारे पास हमने इसमें सोल्यूशन में हमने रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर दोनों डाल दिए, और जब हमने इससे रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर दोनों निकाले तो दोनों ने अपना कलर चेंज नहीं किया। सो इस तरह से हमें पता चला कि ये सोल्यूशन न्यूट्रल है। सो लिटमस पेपर से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये सोल्यूशन हमारे पास रेड लिटमस पेपर में है या ब्लू लिटमस पेपर, मतलब ये सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक है या बेसिक है। अब पीएच मीटर से भी हम इसको पीएच मीटर से भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। पीएच मीटर में हमारे पास इस तरह होगा, पीएच मीटर में हमारे पास इस तरह होगा कि जो हमारे पास पीएच मीटर इस तरह होता है कि ये हमारे पास एक मेटल रॉड होता है, इसके सिरे पर एक बल्ब लगा हुआ होता है, और ये मेटल रॉड हमारे पास एक क्या कहते हैं, एक मीटर के साथ अटैच हुआ होता है। अब हम ये करेंगे कि ये रॉड ना, ये जो इसके मतलब सिर में बल्ब टाइप शक्ल है, तो ये इसमें डाल देंगे, ये जो क्या है बीकर में। अब यहाँ पर डिजिटल स्केल के साथ ये अटैच है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, सही है। अब इसमें हमने ये वाला रॉड, मेटल रॉड हमने इस सोल्यूशन में डाल दिया, लेट्स सपोज, सही है। तो मेटल ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से ये यहाँ पर पीएच को कैलकुलेट करके डिजिटल स्केल में हमारे पास वैल्यू दे देगा। अब जब डिजिटल स्केल में इसने हमारे पास वैल्यू दे दी, अगर वैल्यू हमारे पास लेस देन 7 हो, अगर वैल्यू हमारे पास क्या हो, लेस देन 7 हो, तो हमारे पास सोल्यूशन होगा एसिडिक। अब अगर इस पीएच मीटर पे जो हमारे पास वैल्यू आई है, अगर ये ग्रेटर देन 7 हो, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो, तो हमारे पास क्या होगा, अगर ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 7 हो, तो हमारे पास सोल्यूशन होगा बेसिक। अगर इस पीएच मीटर ने लेट्स सपोज हमें 2.5 की वैल्यू दे दी, 2.5 इज लेस देन 7, सो हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन एसिडिक है। लेकिन अगर इस पीएच मीटर ने हमने 9 की वैल्यू दे दी, तो हम कहेंगे कि 9 इज ग्रेटर देन 7, तो ये सोल्यूशन हमारे पास होगा बेसिक। इसी तरह बेसिक तरीक़ों से लिटमस पेपर से और पीएच मीटर से हम आसानी से एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस की निकाल सकते हैं। इसी तरह हम पीएच मीटर भी यूज़ कर सकते हैं। पीएच पेपर जो होता है, पीएच पेपर इस तरह होता है कि ये एक लंबा सा शीट होती है हमारे पास, उसमें हमारे पास कलर दिए गए होते हैं, 0 से हमारे पास 14 तक हमारे पास कलर गए हुए होते हैं, और डिफरेंट कलर्स होते हैं यहाँ पे। इसमें हम पीच पेपर डाल देंगे, पीच पेपर डालने के बाद पीच पेपर अपना कलर चेंज कर लेगा। अब वो कलर हम यहाँ पे मैच करेंगे। अब अगर कलर यहाँ पे मैच हुआ है तो हम कहेंगे कि सोल्यूशन एसिडिक है, और अगर कलर इस साइड पे 7 से अबव जो कलर है, 7 से 14 तक, इस कलर में हमारे पास पीच पेपर का कलर मैच हुआ हो, तो हम कहेंगे सोल्यूशन एसिडिक है। हमने 3 तरह से इस सोल्यूशन को आइडेंटिफाई किया। लिटमस पेपर से हमने एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई किया, और हमने पीच मीटर से और पीच पेपर से सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई किया कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अच्छा, अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो पीच मीटर हमारे पास यहाँ पर 7 वैल्यू देगा, सही है। और अगर हमारे पास सॉल्यूशन न्यूट्रल हुआ तो पीच पेपर जो है वो अपना कलर, ये जो 7 पर जो कलर होता है वो देगा, सही है। आई होप मैंने क्वेश्चंस का आंसर क्लियर कर दिया होगा। जस्टिफाई H+ आयन इज अ लेविस एसिड। हमें कहा गया है कि आप ये जस्टिफाई करो कि जो H+ आयन है इट इज अ लेविस एसिड। लेविस एसिड्स हमारे पास ऐसे एसिड्स होते हैं दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। लेविस एसिड्स हमारे पास वो एसिड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो H+ आयन हमारे पास लेविस एसिड है। समझाता हूँ किस तरह। H+ आयन NH3 अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, अमोनिया अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। सो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमारे पास NH4+ बन गया, और हम कह सकते हैं कि इट इज एन एसिड। अच्छा, अब एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको। H+ आयन जब H2O के साथ रिएक्ट कर लेता है
सही है। जब ये H2O के साथ रिएक्ट कर लेता है तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन H3O+ बन जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसने एक्सेप्ट किया। So H+ ion can accept a pair of electron, and according to Lewis acid's definition of the definition of acid is that those species that can accept electron pair are called acids. So hydrogen ion is accepting electron pair. We can say that hydrogen ion is an acid. अच्छा. Question number 3. Distinguish strong acids from weak acids. Give 2 examples of each. हमें कहा गया है कि आप strong acids को distinguish करो, मतलब weak acid और strong acid में आप हमें फर्क बताओ। So जो strong acids होते हैं strong acids are type of acids that completely ionize in aqueous solution and give high concentration of H+ ions. सही है। अब weak acids are those acids which that we can say that weak acids are those acids that partially dissociate, or we can say partially dissociate और partially ionize यहाँ पे ionize लिखा है तो आपको फिर कंफ्यूज हो जाओगे। partially ionize in aqueous solution and give low concentration of H+ ions. वीक एसिड्स हमारे पास ऐसे एसिड्स होते हैं डेट कंप्लीटली आयनाइज इन H+ आयन, जबकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे पास कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, जबकि वीक एसिड्स हमारे पास पार्शियली आयनाइज होते हैं। वी कैन से दैट दे कंप्लीटली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, दे partially आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। सही है, समझ रहे हो ना मेरी बात को बेटा? अच्छा, they partially ionize in aqueous solution और they give high concentration of H+ ions. They give low concentration of H+ ions. अच्छा, नेक्स्ट जो डिफरेंशिएटर है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे पास ज़्यादा आयंस बनाएगा, तो हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स while weak acids are weak electrolytes. स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और वीक एसिड्स में हमारे पास जो है वो स्लो, मतलब लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं इसमें हमारे पास अनआयोनाइज्ड एसिड्स नहीं रहेंगे। There will be no unionized acids in aqueous solution. No unionized acid will remain in aqueous solution. Acids जो strong acids होते हैं, there will be no unionized acids in aqueous solution. जबकि जो weak acids होते हैं, there will be unionized acid in aqueous solution. इसकी एग्जांपल हमारे पास हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 दो एग्जांपल्स हो गए। इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास कार्बोनिक H2CO3 और एसिटिक एसिड CH3COOH. So this is the differentiation of strong acids and weak acids. इसको साफ करते हैं।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, विच इज कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमें कहा गया है कि आप एसिड्स और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करो। तो यहाँ पे हमने एसिड्स और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी है। जो एसिड्स होते हैं दे आर सोर इन टेस्ट, मतलब वो तुरश होते हैं, ये इनका जायका जो होता है वो तुरश होता है। जबकि जो बेसिस होते हैं, नींबू को जब आप चख ले, नींबू हो गया, माल्टा हो गया, इसको जब आप खाते हो तो उसमें वो तुरश सा होता है। सो उस तुरश को कहते हैं हम सोर। सो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बाइटर इन टेस्ट, मतलब कड़वे होते हैं। कभी साबुन को मतलब चको नहीं, मतलब चको मत, साबुन को वैसे ना कहो कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे साबुन को खा लो, लेकिन जो बेसिस होते हैं वो कड़वे होते हैं। सही है। जो एसिड्स होते हैं इनका पीएच लेस देन 7 होता है, जो बेसिस होते हैं देयर पीएच इज ग्रेटर देन 7। जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन aqueous solution। इन aqueous solution एसिड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं aqueous solution में। इसी तरह बेसिस आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन aqueous solution। बेसिस भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जरिया बनते हैं। अच्छा, जो एसिड्स होते हैं दे चेंज द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड जो होते हैं, तो जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं तो वो उनका कलर चेंज करते हैं। बेसिस भी एसिड बेस इंडिकेटर्स का कलर चेंज करते हैं। बेसिस आल्सो चेंज द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, सच एज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर को अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। तो बेस ने क्या किया, रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह अगर एसिड में हम, अगर बेस में हम अब अगर एसिड होगा, एसिड में हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो एसिड ने ब्लू लिटमस पेपर, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। सो हमारे पास जो एसिड्स होते हैं, जो एसिड है इसने ब्लू लिटमस पेपर को किस चीज़ में कन्वर्ट किया, रेड में। सो एसिड्स चेंज द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। लिटमस पेपर इज बेसिकली एसिड बेस इंडिकेटर। इसी तरह जो बेसिस होते हैं दे आल्सो चेंज द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। बेसिस क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दिस इज व्हाई वी कैन से दैट एसिड्स चेंज द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर एंड बेसिस आल्सो चेंज द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। अच्छा, जो एसिड्स होते हैं इनका टच स्लिपरी और सोपी नहीं होता, मतलब जिस तरह सोप हाथों से फिसलता है ना, तो इस तरह एसिड्स का टच नहीं होता। जबकि बेसिस जो होते हैं दे हैव स्लिपरी एंड सोपी टच। जिस तरह साबुन हाथों से स्लिप होता है तो बेसिस का टच भी बिल्कुल इसी तरह होता है। सही है। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर दिया होगा। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स has concentration of hydrogen ion 3 multiplied to 3.2 × 10 minus 3 mole. Classify the drink as neutral, acidic or basic with reason. अच्छा, हमें कहा गया है, हमें एक ड्रिंक दिया गया है, कार्बोनेटेड ड्रिंक, जिस तरह पेप्सी वगैरह होते हैं ना, तो हमें एक ड्रिंक दिया गया है जिसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ -3 है। हमें कहा गया है कि ये एसिड बेस है या न्यूट्रल है। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले, टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल। सही है। तो यहाँ पर नेगेटिव लॉग, हमारे नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड pH। अच्छा, यहाँ पर लॉग वाला फार्मूला यूज करेंगे, लॉग ऑफ mn/n इज इक्वल्स टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। सही है। अच्छा, यहां पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव log 3.2 प्लस नेगेटिव log 10⁻³ अच्छा, यहां पर log ऑफ 10⁻³ पर हम log m⁻n वाला फार्मूला यूज करेंगे, n log m। log m⁻n इज इक्वल्स टू n log m। अच्छा, हम pH अपनी जगह लिख लेंगे, नेगेटिव log ऑफ 3.2
negative log of 3.2 which is equals to minus 0.545. हमारे पास क्या आंसर आता है? नेगेटिव लॉग ऑफ 3.2 से हमारे पास नेगेटिव माइनस नेगेटिव 0.505, अच्छा, प्लस नेगेटिव लॉग, यहाँ पे हमने नेगेटिव लॉग 10 पावर माइनस 3 पे हमने n log m वाला फार्मूला यूज़ किया, माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ 10 इंटू नेगेटिव लॉग ऑफ 10. अच्छा, लॉग ऑफ 10 हमारे पास 1 के बराबर है. सो लॉग ऑफ 10 की जगह नेगेटिव लॉग है तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10 हमारे पास -1 के बराबर होगा. सो नेगेटिव लॉग ऑफ 10 -1 के बराबर है. -3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस यहाँ पर लॉग ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ 3.2 से हमारे पास -0.505 आता है. अच्छा, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 से हमारे पास +3 आएगा. इन प्लस इंटू प्लस से भी हमारे पास प्लस आएगा. सो -3 मल्टीप्लाई बाय -3 से हमारे पास +3 आएगा और -0.505. अच्छा, 0.505 को अगर हम इससे, तो हमारे पास 2.5 आंसर आएगा. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में है. सो -0.505 प्लस 3 अगर आप कर लें तो आपके पास नियरली आंसर 2.49 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2.5 आएगा. अच्छा, पीच हमारे पास क्या आ गया? 2.5 आ गया. पीच हमने पीच यहाँ पे कैलकुलेट किया विच इज 2.5. अब जो 2.5 पीच है इट इज एसिडिक. So we can say that carbonated drinks are acidic. The carbonated drink in which the concentration of hydrogen is equals to 3.2 multiplied by 10 to the power -3 mole is acidic because its pH is 2.5. pH below 7 is acidic और इसका pH 2.5 है. So this solution is strongly, highly acidic. सही है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में फिर हमें कहा गया है कि राइट ए केमिकल नेम ऑफ एसिड्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग. अच्छा, हमें कहा गया है कि राइट द केमिकल नेम्स ऑफ एसिड्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग. हमें कहा गया है कि एप्पल, ग्रेप्स, लेमन और जो मिल्क होता है इसमें जो क्या कहते हैं, जो एसिड प्रेजेंट होता है तो उसका नाम लिखें. देखिए, जो एप्पल में प्रेजेंट होता है, एप्पल में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं मैलिक एसिड. एप्पल में हमारे पास मैलिक एसिड होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन एप्पल. जो ग्रेप्स होते हैं इसमें हमारे पास टार्टारिक, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, जो ग्रेप्स होते हैं उसमें हमारे पास टार्टारिक एसिड प्रेजेंट होता है. अच्छा, जो लेमन्स होते हैं इसमें हमारे पास सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. लेमन में हमारे पास सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. जबकि जो हमारे पास सोर मिल्क होता है, सोर मिल्क, देखिए मिल्क बेसिकली हमारे पास जो होता है वो जब जैसे ही ताज़ा मिल्क होता है तो हमारे पास उस वक्त स्ट्रॉन्गली एसिडिक नहीं होता. जैसे ही वक्त इस पर गुजर जाता है जब इसमें जो सोर सा टेस्ट आता है तब ये हमारे पास ज़्यादा एसिडिक बन जाता है. तो जो सोर टेस्ट होता है, जो सोर मिल्क होता है, कड़वा मिल्क, उसमें हमारे पास लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है. अच्छा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है व्हाट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ बेस. गिव एग्जांपल ऑफ ईच सॉल्यूशन दैट आर स्ट्रांगली एंड वीकली बेसिक. अच्छा, हमें कहा गया है कि व्हाट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ बेस. स्ट्रेंथ ऑफ बेस, स्ट्रेंथ ऑफ बेस ये हमें किस चीज से पता चलता है? सो व्हाट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ बेस? The ionization power, their ionization ability determines the strength
स्ट्रेंथ ऑफ बेस। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा, it will ionize up to high extent. We can say it will completely ionize. For example, NaOH. NaOH will convert it into Na plus ion and OH minus ion. So ये strong acid हमारे पास completely आयोनाइज होगा, जबकि जो वीक बेस है हमारे पास, जो वीक बेस होंगे, दे विल पार्शियली आयोनाइज, नॉट कंप्लीटली बट पार्शियली, दे विल आयोनाइज पार्शियली, वी कैन से दैट दे विल पार्शियली आयोनाइज। अच्छा, इसकी एग्जांपल में अगर आपको दूं तो जो हमारे पास है NH4OH, ये हमारे पास पार्शियली आयोनाइज होगा NH4 प्लस आयन में, NH4 प्लस आयन में एंड OH माइनस आयन में। सो the strength of acid is determined by their ability to ionize. जो बेस ज़्यादा आयनाइज होगा, कंप्लीटली आयनाइज होगा, हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जो बेस मतलब लो आयनाइज होगा, जिसके जो पार्शियली आयनाइज होगा, जो कम आयनाइज होगा, हम कहेंगे कि इट इज़ अ वीक बेस। अच्छा, फिर ये तीनों न्यूमेरिकल्स हैं, इस बोर्ड को साफ करते हैं, फिर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि कैलकुलेट द pH एंड pOH ऑफ 0.5 मोल सोल्यूशन ऑफ HCl। देखिए, हमें 0.5 मोल सोल्यूशन ऑफ HCl दिया गया है। HCl 0.5 मोल सोल्यूशन, हमें कहा गया है कि हमें pH और pOH फाइंड करो आप। तो HCl is a strong acid, it will completely ionize into H plus ion and Cl minus ion। अब इसकी कंसंट्रेशन 0.5 मोल्स है, तो ये अगर 0.5 मोल लेंगे हम एक्वस सोल्यूशन में, तो हमारे पास 0.5 मोल H प्लस आयन बनेंगे और 0.5 मोल Cl माइनस आयन बनेंगे। यहाँ से हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मिल गई, हमें पता चल गया कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमारे पास 0.5 मोल्स के बराबर है। अच्छा, हम यहाँ पे नेगेटिव लॉग ले लेंगे बोथ साइड, टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड, नेगेटिव लॉग H प्लस आयन एंड नेगेटिव लॉग 0.5। अच्छा, 0.5 का जब हम नेगेटिव लॉग लेंगे 0.5 नेगेटिव लॉग 0.5, हमारे पास 0.3 आएगा। हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव लॉग हमारे पास आएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH और नेगेटिव लॉग 0.3। अच्छा, जो हमारे पास क्या कहते हैं इसे, जो हमारे पास बेसिकली 0.301 आता है, और जो यहाँ से हम pOH अब कैलकुलेट करेंगे। pH हमें मिल गया, pOH हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि pH प्लस pOH इक्वल्स टू 14। pH हमारे पास 0.3 या 0.301 भी लिख सकते हैं, 0.3 लिखना सही होगा, और pOH हमें फाइंड करना है। तो इस नंबर को जब हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये नंबर जब इस साइड पे आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 0.3। यहाँ से जब हम 0.3 सेपरेट करेंगे तो हमारे पास 13.7 आएगा। pOH हमारे पास क्या है, वैल्यू आएगी हमारे पास 13.699 या 13.7 राउंड ऑफ करके हमारे पास 13.7 वैल्यू आएगी। pOH हमारे पास 13.7 के बराबर है। सही है, अगर 0.3 की जगह हम यहाँ पे 0.301 लिख लें तो फिर हमारे पास ये वैल्यू तकरीबन 13.699 आएगी, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 7। अप्रोक्सीमेशन जब हम करेंगे तो 7 के बराबर होगा। सो हमारे पास pH जो इसका आया वो 0.3 आया,
और POH हमारे पास 13.7 आया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द POH ऑफ 0.005 मोल्स ऑफ H2SO4। हमें कहा गया है कि H2SO4 0.005 मोल्स हमें दिए गए हैं और इसका हमने POH फाइंड करना है। अगेन H2SO4 is a strong acid. It will completely ionize into H plus ion and SO4 minus 2 ion. सही है। अच्छा, अब ये हमारे पास 0.005 मोल्स हैं, तो ये भी हमारे पास 0.005 मोल्स होंगे। सही, यहाँ से हमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 0.005। अच्छा, टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड, नेगेटिव लॉग H प्लस आयन, नेगेटिव लॉग 0.005। अच्छा, जब हम नेगेटिव लॉग 0.005 लेंगे हमारे पास 2.3 आंसर आएगा। एंड नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। तो हम इस नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह यहाँ pH लिख लेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई वो थी 2.301 या 2.3 भी लिख सकते हैं। सही है, हमारे पास ये pH वैल्यू आ गई। यहाँ से जब हम POH कैलकुलेट करेंगे, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। अच्छा, pH की वैल्यू हमारे पास 2.3 है, तो pH की जगह हम 2.3 लिख लेंगे। ये जब इस साइड पे शिफ्ट होगा तो हमारे पास ये साइन नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। 14 माइनस 2.3 से हमारे पास क्या आता है, माइनस 11.699 विच इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल्स टू 11.7। POH हमारे पास किस चीज़ के बराबर हुआ, 11.7 के। सो इस सोल्यूशन का H प्लस आयन हमारे पास pH कंसंट्रेशन हमारे पास pH वैल्यू जो है वो 2.3 है, जबकि POH हमारे पास 11.7 है। रिक्वायर्ड हमारे पास ये था, सो 11.7 हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द POH वैल्यू। सही है। अच्छा, इस सोल्यूशन में हमने POH वैल्यू फाइंड कर ली। अच्छा, हमें दूसरा क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है कैलकुलेट द pH ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें 0.2 मोल्स ऑफ NaOH। रिक्वायर्ड हमें क्या है, कैलकुलेट द pH। हमने इसका pH कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन हम क्या लिखेंगे, अच्छा सोल्यूशन अब इसका हल करेंगे। जो NaOH है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, इसकी कंसंट्रेशन 0.2 मोल है। सो इट विल कंप्लीटली आयनाइज इनटू Na प्लस एंड OH माइनस आयन। सो 0.2 मोल NaOH हमने जो लिया है पानी में, तो ये हमारे पास 0.2 मोल Na प्लस आयन बनाएगा, 0.2 मोल OH माइनस आयन बनाएगा। सही है। अच्छा, अब इन दोनों से यहाँ से हमने H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ले ली कि H प्लस आयन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, सॉरी यहाँ से हमने OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ली। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 0.2 के। अब यहाँ पर हम लेंगे नेगेटिव लॉग बोथ साइड, टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड, नेगेटिव लॉग OH माइनस एंड नेगेटिव लॉग 0.2। अच्छा, नेगेटिव लॉग 0.2 अगर आप लोगे, नेगेटिव लॉग 0.2 हमारे पास 0.69 आंसर आएगा। नेगेटिव लॉग 0.2 से हमारे पास 0.69 आंसर आता है। और POH नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड POH। POH हमारे पास क्या आ गया, 0.69। अच्छा, हमारे पास अब हमने रिक्वायर्ड हमें pH है, हमने pH को कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास एक फार्मूला है pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। POH हमारे पास 0.69 है। सही है। और pH हमने कैलकुलेट करना है। ये जब इक्वेशन के इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस 0.69। 0.69 को जब हम 14 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13.3।
हमारे पास ये जो आंसर आया 13.3, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द pH, pH इज इक्वल टू 13.3। सो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने यहाँ इसका 13.3 जो pH है वो कैलकुलेट कर लिया। आई होप मैंने आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर कर दिए होंगे। अभी भी कोई मसला हो शॉर्ट क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। इस चैप्टर में मसला हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस चैनल का सारा प्लेलिस्ट दे दूंगा। चलो बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देख लें, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या 2 रिएक्शन दिए गए हैं। बिलो आर 2 इक्वेशंस शोइंग दैट हाउ टू अल्कलाइज रिएक्ट्स विद वाटर। अच्छा, हमें 2 बेसिस 2 अल्कलीज दिए गए हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दूसरा अमोनिया है। हमें कहा गया है कि इनके रिएक्शंस दिए गए हैं आपको वाटर के साथ। हमारे पास Na+ बनाता है एक्वस सोल्यूशन में और OH- बनाता है एक्वस सोल्यूशन में। इसी तरह ये हमारे पास NH4+ बना लेगा एंड OH- बना लेगा एक्वस सोल्यूशन में। क्यों? सही है, एक्वस सोल्यूशन में हमें ये 2 रिएक्शंस दिए गए हैं। अब हमें कहा गया है जो A है, पोर्शन ए में, पार्ट ए में हमें कहा गया है कि नेम बोथ द अल्कलीज। हमें कहा गया है कि ये जो बेस है और ये जो बेस है इसका नाम बताओ। सो NaOH को हम कहते हैं सोडियम, ये हमारे पास सोडियम है, और हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास इसके साथ लगा हुआ है, सो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है NH3, इसको हम कहते हैं अमोनिया। ये बेसिकली जब वाटर में हमारे पास NH4+ OH फॉर्म में रहता है तो इसे हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा, सही है। अब आते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। हमें इसमें कहा गया है विच इज क्लासिफाइड एज वीक अल्कलीज एंड वाई। अब इसमें हमें कहा गया है कि इसमें से कौन सा वीक अल्कली मतलब वीक बेस है और क्यों। सो इसका जवाब ये है कि NH4OH इट इज अ वीक बेस। ये हमारे पास एक वीक बेस है। NaOH की बनिस्बत ये जो NH4OH है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या हम कह सकते हैं कि अमोनिया ही हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ना। सो NH3 जो है ये बेसिकली हमारे पास NH4OH फॉर्म में रहेगा ना जब इसे हम वाटर में डालेंगे। सो हम कह सकते हैं कि अमोनिया इज बेसिकली अ वीक बेस। वीक बेस की जब हम डिफिनीशन करते हैं तो वीक बेस हमारे पास वो बेस होता है जो पार्शियली डिसोसिएट होता हो, और स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। सो जो NaOH है इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू Na+ एंड OH- आयन। मतलब अगर इसे हम 100 मॉलिक्यूल NaOH के लें, 100 हम NaOH लें और इसे पानी में डाल दें तो 100 के 100 NaOH डिजोल्व होके Na+ और OH- आयन बनाएंगे। जबकि ये जो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब हम अमोनिया को वाटर में डालेंगे और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना है हमारे पास, सो ये NH4OH इट विल पार्शियली डिसोसिएट। मतलब अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स लें NH3 के जब हम इसे पानी में डालेंगे तभी हमारे पास NH4OH बनेगा ना। सो 100 मॉलिक्यूल्स NH3 में से लेट सपोज डिपेंड ऑन द कंडीशन कि हम इसे कौन से कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल लेट्स से हमारे पास 60 मॉलिक्यूल्स NH4OH मतलब NH4+ और OH- आयन में कन्वर्ट हो गए, जबकि जो 40 रह गए वो NH3 फॉर्म में रह गए।
सो हमारे पास ये पार्शियली डिसोसिएशन हो रही है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रही। यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है। सो ये जो NaOH है, इट कैन बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड एंड जो NH3 है इट विल गिव अस पार्शियल डिसोसिएशन। सो हम कह सकते हैं कि जो NH3 है, ये जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म में जाएगा, तो ये हमारे पास वीक बेस है बिकॉज इट इज पार्शियल, इट गिव अस पार्शियल डिसोसिएशन। अच्छा, अब आते हैं व्हाट इज द लाइकली pH ऑफ ईच अल्कलीजा। हमें कहा गया है कि सी में हमें कहा गया है कि इनका pH क्या होगा। अगर हम 0.1 मोल सोल्यूशन ले NaOH का और 0.1 मोल सोल्यूशन ले NH4OH का, तो हमारे पास अल्लाह के फजल से इसका जो pH होगा वो 13 होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसका जो pH होगा वो 11 होगा। इट इज अ वीक बेस। सो ये तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का हमने यहां पे सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमें कहा गया है कि राइट डाउन अ बैलेंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ strong acid and strong base, strong acid and weak base, weak acid and strong base, weak acid and weak base। अच्छा, देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें हमें कहा गया है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड, आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन कर लो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। सो पहले ए पोर्शन में हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दिए गए हैं। HCl हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास NaCl बनेगा और H2O बनेगा। ये Na प्लस Cl माइनस के साथ कंबाइन होगा और H प्लस हमारे पास यहाँ पे OH माइनस आयन के साथ कंबाइन होगा, तो हमारे पास NaCl और H2O बनेगा। अच्छा, दूसरे पोर्शन में हमें कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, तो जब हमारे पास लेट सपोज ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग, क्वेश्चन 2 में हमें कहा कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनाएंगे। HCl हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। इस HCl को जब हम, HCl हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको जब हम वीक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास वीक बेस क्या है, NH4OH। अच्छा, NH4 बेसिकली H प्लस और Cl माइनस आयन बनेंगे हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास NH4 प्लस और OH माइनस आयन बनेंगे NH4OH से। सो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिल जाएगा और ये वाला पॉजिटिव इस ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा। सो Cl माइनस NH4 के पास साथ मिलके NH4Cl बनाएगा, जबकि OH और H कंबाइन होके H2O बनाएंगे। सो ये हमारे पास रिएक्शन हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। अब रिएक्शन करते हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। वीक एसिड हमारे पास वीक एसिड होगा एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका रिएक्शन करेंगे। सो हमारे पास वीक एसिड क्या है, वीक एसिड हमारे पास कार्बोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH। एसिटिक एसिड विल रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस सच एज NaOH। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, CH3COOH। सो ये यहाँ से हमारे पास जो CH3COOH है ये CH3COO माइनस और H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास NaOH हमारे पास Na प्लस NOH माइनस आयन में। अच्छा, ये जो पॉजिटिव आयन है ये इस नेगेटिव के साथ आयन के साथ मिल जाएगा और ये H प्लस आयन OH माइनस आयन के साथ मिल जाएगा, तो हमारे पास CH3COO Na प्लस H2O सोडियम एसीटेट हमारे पास बन जाएगा और हमारे पास वाटर बन जाएगा। अच्छा, फोर्थ रिएक्शन में हमें कहा गया है कि आप रिएक्शन करो
वीक एसिड एंड वीक बेस का। 4 में हमें कहा गया है कि रिएक्ट वीक एसिड विद वीक बेस। तो वीक एसिड हमारे पास क्या है, CH3COOH, CH3COOH और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास वीक बेस है। वीक एसिड रिएक्ट विद वीक बेस, तो हमारे पास CH3COO नेगेटिव पोर्शन जो है वो NH4 प्लस के साथ कंबाइन हो जाएगा और H प्लस और OH माइनस कंबाइन होके H2O बनाएंगे। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। हमने रिएक्शन किए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के और वीक एसिड और वीक बेस के। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। इसका पार्ट बी छोड़ लो, ये मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा, आप टेंशन ना लो। अब क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, according to your understanding, which one of the three acids definition is the broadest? Explain। देखिए, हमें कहा गया है कि जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट है एंड लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है। ये 3 कॉन्सेप्ट्स है एसिड एंड बेसिस के बारे में। हमसे पूछा गया है कि इस तीनों कॉन्सेप्ट्स में सबसे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कौन सा है, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट कौन सा है जो ज्यादातर एसिड्स को कवर कर रहा हो। सो ऐसा कॉन्सेप्ट इन तीनों में है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देखिए, जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है उसमें हमारे पास एसिड्स ऐसे स्पीशीज होते हैं जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट में हमें कहा गया है कि एसिड ऐसे स्पीशीज होते हैं जो H प्लस आयन डोनेट कर सकते हैं। सो जो ब्रॉन्स्टेड लोरी एंड आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है इसमें एसिड की डिफिनीशन प्रोटॉन पर डिपेंड करती है, H प्लस आयन पर डिपेंड करती है। ज्यादातर स्पीशीज ऐसे होते हैं जो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं लेकिन उनमें H प्लस आयन होता ही नहीं। ऐसे स्पीशीज जिनमें H प्लस आयन नहीं होता और वो एसिड्स होते हैं या बेसिस होते हैं, इस तरह के एसिड्स और बेसिस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास लेविस ने कॉन्सेप्ट पेश किया, द लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जो पिछले 2 कॉन्सेप्ट थे वो H प्लस आयन पर बेस्ड थे, जबकि लेविस का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करता है। लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड्स ऐसे स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए, एग्जांपल मैं देता हूं आपको नॉन मेटल्स ऑक्साइड की, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास एसिड्स बिहेव करते हैं। इनको एसिड और बेस हम किस बेस पे क्लासिफाई करेंगे, आप खुद बता दो। इनमें हाइड्रोजन आयन मौजूद ही नहीं है, आर्हीनियस भी इनको एसिड नहीं मानता, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी भी इनको एसिड नहीं मानते। इनको एसिड मानता है लेविस कॉन्सेप्ट। इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने, इनकी एसिडिक बिहेवियर को सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनके एसिडिक बिहेवियर को शो कर सकते हैं, इनके एसिडिक बिहेवियर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेविस एसिड्स। अच्छा, वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको भी हम लेविस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये हमारे पास क्या है, एसिड है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इस तरह के बिहेवियर को भी हम एसिड्स से ही एक्सप्लेन, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस गिव अस अ ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड द एसिड्स। इट इज द ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ एसिड्स। सो द विनर इज द लेविस कॉन्सेप्ट। कांग्रेचुलेशंस। अच्छा,
ये जो पोर्शन अब मैंने जोड़े हैं अब इसकी तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा गया है पार्ट ए में कि व्हाट इज साल्ट। फिर पार्ट बी में हमें कहा गया है कि राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट। सो व्हाट इज साल्ट पर मैंने वीडियो बनाई हुई है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट पर भी मैंने काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, ये भी आपको मिल जाएगी। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लें, पार्ट ए, डिफाइन ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, हाउ कैन यू फाइंड द पीएच ऑफ वाटर। हमें कहा गया है कि व्हाट इज ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर और पीएच ऑफ वाटर आप किस तरह फाइंड करोगे, तो इस पर भी मैंने एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई हुई है। मैं काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, सही है। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, why some acids are monoprotic, diprotic and polyprotic, explain your answer with a suitable example। so monoprotic diprotic acids पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, ये भी आप देख सकते हैं वीडियो में, या आपको कोई भी क्वेश्चन में मसला हो तो कमेंट सेक्शन में फिर पूछ ले, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। अच्छा, डिस्कस द कॉन्सेप्ट लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स इन बेसिस विद एग्जांपल्स, इसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया हुआ है, देख लें, सही है। वीडियो लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। अच्छा, उर्दू हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है ना, इसलिए इसको अगर हम पठान जितना भी ट्राई कर ले काफ़ी मुश्किल से बोलते हैं, से डेर पगराने वाई वल्ला। अच्छा, वो पार्ट बी की तरफ आ जाए। गिव द ब्रॉन्स्टेड एंड लोवेड डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये भी मैंने इसे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। राइट इक्वेशन दैट एक्सप्लेन द डेफिनेशन, ओके, ये भी किया हुआ है मैंने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट ए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। डिफाइन पीएच एंड पीओएच, पीएच एंड पीओएच स्केल में मैंने इसे काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर लिया कि हमारे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स इन बेसिस इज बेसिकली द ब्रॉड डिफिनीशन, गिव अस द ब्रॉडर डिफिनीशन ऑफ एसिड्स। लेविस जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ब्रॉडर डिफिनीशन देता है एसिड्स के, सही है। अच्छा, क्वेश्चन इसके पार्ट बी में हमें कहा गया है कि राइट द यूज ऑफ एनी साल्ट्स। सो देखिए, इसमें तो कॉन्सेप्चुअल कोई है ही नहीं, ये तो सारी थ्योरी है, इसे तो आप खुद भी रीड कर लो तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई कहे कि सोडियम सल्फेट जो है ये ये हमारे पास पेपर में यूज़ होता है, डिटर्जेंट में हमारे पास यूज़ होता है, ग्लासेस में हमारे पास यूज़ होता है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब यूज ऑफ साल्ट आप खुद रीड कर लो। अगर आपको फिर भी कोई मसला है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, मैं आपको वो मसला भी हल कर लूँगा, हल करवा के दे दूँगा। लेकिन ये जो बातें हैं ना यूज़ ऑफ साल्ट, ये तो थ्योरी है, इसमें तो कोई एक्सप्लेन करने की बात है ही नहीं। कि हमें अगर कोई कहे कि सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसका यूज़ ये है कि ये हमारे पास इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ये हमारे पास ग्लासेस में यूज़ होता है, तो इसकी यूज का मैं इसका कॉन्सेप्ट किस तरह एक्सप्लेन करूँ। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ी इफेक्ट्स आप खुद भी कर लो, इकबाल के शाहीन। वीडियो के एंड में आ गए हो यार, कमाल कर दिया तुमने, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमने इतनी लंबी वीडियो इतने आराम से देख ली। हाँ, यहाँ तक आ गए हो तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दिया। अच्छा, वो बेल आइकन भी दबा दो, वो भी दबा दिया। अरे यार क्या कर रहे हो यार, मेरा दिल तुम गार्डन कर रहे हो ना, हमें खुश कर रहे हो तुम। अच्छा, आपने मुझे दुआओं में याद रखना है, सही है। और बाकी लास्ट में यही कहूँगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़।